हेलो, नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के नए सेशन के साथ आज फिर हम हाजिर हैं। 28 मार्च है आज। सबसे पहले चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं आज। दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनकी गिरफ्तारी से रिलेटेड कुछ मुद्दा है। साथ के साथ में आपने अभी जो भी CA वगैरह जो हमारा आया था उससे रिलेटेड एक चीज़ आई हुई है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, तो देखेंगे क्या है पूरा मुद्दा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के साथ। क्या देखते हैं पहले कि क्या क्या हाइलाइट्स हैं, उसके बाद हम इन डिटेल चर्चा करेंगे आज के पूरे टॉपिक्स की। सबसे पहले एक न्यूज़ है USA और इंडिया के साथ में जो है युद्धाभ्यास होने वाला है, उससे रिलेटेड फ्रंट पेज पे उसकी पिक्चर दी गई है। तो पहले हम उसके बारे में देखेंगे कौन सा अभ्यास है। टाइगर ट्रम्प 2024। तो ये USA और इंडिया के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। देखेंगे इंडिया में ही हो रहा है इस बार, तो हम देखेंगे कि ये क्या है, कब स्टार्ट हुआ है और कहाँ पर ये हो रहा है। दूसरा हमारा न्यूज़ है प्रीस्ट कैन गिव CAA एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट सेज गवर्नमेंट हेल्पलाइन। तो CAA जो अभी लागू हो गया है, बहुत कंट्रोवर्शियल रहा मुद्दा, कोर्ट में भी है, अभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस पर चर्चा होगी। लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट ने एक नई एडवाइजरी जारी करी है और बोला है कि जो लोकल लेवल पे प्रीस्ट वगैरह होते हैं, जो धर्मगुरु वगैरह होते हैं या मंदिर के पुजारी, इन सब लोगों से भी क्या कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हैं, वो वहाँ से पुजारियों से एक सर्टिफिकेशन लिख ले सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हाँ हम हिंदू हैं या ईसाई हैं। तो ये प्रीस्ट जो है, कोई भी लोकल लेवल पे जो प्रीस्ट हैं या कोई भी धार्मिक पुजारी वगैरह है, वो क्या है, कैपेबल है सर्टिफिकेशन देने के लिए कि हाँ ये व्यक्ति बाहर विदेश से आया है और ये क्या है, एक तरीके से शरणार्थी है और इस धर्म को बिलोंग करता है। तो देखेंगे, साथ के साथ ये भी देखेंगे कि इसका एक सेकंड एंगल क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं इसको लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो सकती है, तो हम देखेंगे इसको न्यूज़ को। अगला जो हाईलाइट क्या है, इंडिया स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट्स टू US रिमार्क्स ऑन केजरीवाल अरेस्ट। जब सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, ED ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है, आबकारी मामला जो था भ्रष्टाचार से रिलेटेड। तो अभी क्या हुआ है, US की एक जो प्रवक्ता हैं, जो अमेरिकी दूतावास में जो एक प्रवक्ता है USA की, उन्होंने केजरीवाल के गिरफ्तारी और उनके पूरे जो ये मामला चलने वाला है कोर्ट में, उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के कुछ एक टिप्पणी की थी। तो उस पर इंडिया ने क्या है, स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया है और बोला है कि ये हमारे देश की संप्रभुता की बात है, ऐसे किसी भी अन्य देश को किसी दूसरे देश के मामले में टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो देखेंगे क्या है, न्यूज़ पॉलिटिकल है, साथ के साथ इंडिया US रिलेशन से भी रिलेटेड है। अगला हाईलाइट क्या है, नो एंटरिम रिलीफ फॉर केजरीवाल SC ग्रांट ED। देखिए अभी केजरीवाल जी बहुत हाईलाइटेड चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये न्यूज़ तो है, इसके साथ एक मुद्दा ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मुद्दा है कि वो जेल से ही CM का पद कंटिन्यू करने की बात करते हैं और वो पूरा आम आदमी पार्टी है ये बात करता है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जेल से ही सारी चीज़ें रन करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है छोटा सा, इसमें न्यूज़ में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, उन्होंने बोला है कि हम उनको ये परमिशन नहीं देंगे कि वो जेल से CM बने रहें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ा सा एंगल है इसमें, उसको इसलिए हमने शामिल किया है और देख लेंगे थोड़ा सा मुद्दा क्या है। अगला हाईलाइट है, नाउ बॉयज़ कैन लर्न मोहिनी अट्टम एंड कलामंडलम। देखिए कलामंडलम में, मोहिनी अट्टम में अब बॉयज़ को भी एंट्री दे दी गई है। मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस फॉर्म है। इसके बारे में हमने 3-4 दिन पहले भी एक न्यूज़ डिस्कस की थी, जो कुछ वहाँ के एक डांसर हैं जो मोहिनी अट्टम डांस परफॉर्म करती हैं, उन्होंने कुछ ऐसी नस्ल भेदी टिप्पणी की थी जिसकी वजह से पूरा ये मामला हाईलाइटेड है और काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा है। तो आपके प्रीलिम्स में आप आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से पूछा जा सकता है। आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखा होगा उठा करके, तो कई बार आपसे त्रिभंग मुद्रा के बारे में पूछा गया है। साथ के साथ ऐसे डांस फॉर्म या क्लासिकल डांस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर में बनते हैं प्रीलिम्स में। तो इसलिए हम मोहिनी अट्टम की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेंगे कि मोहिनी अट्टम क्या होता है, उसमें क्या परफॉर्म किया जाता है, उसके फीचर्स क्या हैं। क्लासिकल डांसेस के बारे में मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, तो उसको मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी। हम यहाँ पर टाइम सेव करेंगे और हमारा सेशन कितना मोर इफेक्टिव हो, हम इस पे फोकस ज़्यादा करेंगे। तो हम सिर्फ आज मोहिनी अट्टम के क्या फीचर्स होते हैं इसके बारे में देखेंगे और साथ के साथ मैं ये भी डिस्कस करूँगी कि क्या पूरा मुद्दा है। अगला जो हमारा एक एडिटोरियल है, उसको हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। ये WTO के इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन नेगोशिएशन से रिलेटेड है। ये WTO की एक तरीके का एग्रीमेंट है जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी से। ये आपके GS पेपर 3 में आपके लिए यूज़फुल होगा जब भी इकोनॉमी वाला सेक्टर आता है। तो क्या है ये पूरा एग्रीमेंट, इंडिया क्यों अपोज कर रहा है, इंडिया का क्या कंसर्न है, साथ के साथ में और एक दो देश हैं जो इसका अपोज कर रहे हैं, तो क्यों अपोज कर रहे हैं इसको हम देखेंगे। तो चलिए ये थी आज की इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स और शुरू करते हैं आज की चर्चा को बिना वक्त गवाए हुए।
सबसे पहले हम देखते हैं ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि भारत और यूएसए के बीच में एक युद्धाभ्यास होने जा रहा है। इसका नाम क्या है? ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, यानी कि द्विपक्षीय है। इसका नाम है टाइगर ट्रम्प 2024। तो टाइगर ट्रम्प जो 2024 है, ये किसके किसके बीच युद्धाभ्यास है? ये है यूएसए और इंडिया के बीच में। 2024 का ये संस्करण जो है वो किसके किसके बीच में है? यूएसए और भारत के बीच में ये हो रहा है। और कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है आंध्र प्रदेश के जो कोस्ट है, आंध्र प्रदेश वाला का जो तट है, वहाँ पर ये हो रहा है। 14 डेज़ की ये एक्सरसाइज है। तो अभी ये फ़िलहाल क्या है? 14 डेज़ की एक्सरसाइज है और ये क्या कर रही है? कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का काम कर रही है यूएसए और इंडिया के बीच में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रायम्फ, साथ के साथ में हम अन्य यूएसए और भारत के जो युद्धाभ्यास है एक दो हम उनको देख लेते हैं, और यूएसए की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि भारत और अमेरिका की जो संयुक्त त्रिसेवा सहायता है, या ये जो ट्रायम्फ है, ये किससे रिलेटेड है, किस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है? तो ये मेनली जो आपदा, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। जब भी डिजास्टर आता है किसी भी तरीके का, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे वो कोस्टल टाइड वगैरह हो, चाहे जिस भी तरीके का डिजास्टर है, तो आपदा में राहत कैसे काम किया जाएगा इंडिया और यूएसए के द्वारा मिलकर के, इस पर यह पूरा युद्धाभ्यास है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो सबसे पहले 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, इसलिए आप से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो ट्रायम्फ नाम इसको दिया गया था, टाइगर ट्रायम्फ इसका नाम है, और 13 से 21 नवंबर 2019 में ये आयोजित किया गया था। उसके बाद से सबसे पहले ये अभ्यास कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और काकीनाडा तटों पर अभी फिलहाल जो है वो आयोजित किया जाएगा। मैंने जैसे बताया कि अभी जो इस साल का भी जो संस्करण है वो कहाँ पर होने वाला है? इंडिया में ही होने वाला है। और कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और काकीनाडा के तटों पर होने वाला है। और ये क्या है? एक तरीके से अंतर संचालनीयता विकसित करने का माध्यम है। मतलब कि एक दोनों देशों के बीच में आपदा को कैसे हमको एड्रेस करना है, कैसे उससे बचना है, कैसे उससे चीज़ों को जो भी नष्ट होगी, चीज़ें क्षति होगी, उससे कैसे हमें उबरना है, इससे रिलेटेड पूरा ये काम चलेगा। अब हम देख लेते हैं कि ये तो हुआ है भारत और अमेरिका के बीच एक युद्धाभ्यास, लेकिन एक ही युद्धाभ्यास नहीं होता है। टाइम टाइम पे भारत और अमेरिका के बीच अन्य युद्धाभ्यास भी होते हैं। तो कौन सा है? कोप इंडिया, जो कि वायुसेना का है, साथ के साथ वज्र प्रहार, ये की जो विशेष बल है, स्पेशल फोर्सेज जो है वो इंडिया और यूएसए की, वो इसको परफॉर्म करती हैं इस एक्सरसाइज को। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे स्टेटमेंट में बनता है तो जब आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए नाम दे देगा युद्धाभ्यास का, और कंट्री कोई और होगी, भारत के साथ किसी और अन्य कंट्री का नाम दे दिया जाएगा, फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको याद रखना है टाइगर ट्रम्प जो है वो इंडिया और अमेरिका के बीच में है युद्धाभ्यास। साथ के साथ और कौन से युद्धाभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच? तो कोप इंडिया, जो कि वायुसेना के द्वारा किया जा रहा है। साथ के साथ में वज्र प्रहार जो है वो विशेष बल, जो भी दोनों देशों की जो विशेष बल सेनाएं हैं उनके द्वारा इसको किया जाता है। अगला है हमारे लिए यूएसए का महत्व क्यों है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत जो है, अमेरिका जो है, वो कई ऐसे मल्टीलैटरल जो ग्रुप्स है, जैसे कि क्वाड हो गया, वहाँ पर हम दोनों देश जो है वो साथ में हैं। साथ के साथ में चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए हमारा एक तरीके से सपोर्टर ही होता है। कई बार डिफेंस वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हम यूएसए से लेते हैं। तो यूएसए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है विश्व की राजनीति में भी और इंडिया की राजनीति में भी। तो कुछ अन्य बहुपक्षीय अभ्यास कौन कौन से हैं? जैसे कि मलाबार हो गया, लाल झंडा हो गया, रेड फ्लैग और रिमपैक। ये क्या है? भारत और यूएसए, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में क्या है? बहुपक्षीय अभ्यास हैं। तो ध्यान में रखिएगा इसको। साथ के साथ में भारत और अमेरिका के बीच अगर हम बात करें व्यापार से संबंधित, तो अगर हम डिफेंस के क्षेत्र में व्यापार की बात करें तो 2008 से ही हम भारत और अमेरिका क्या है, डिफेंस के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लगभग 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या है? व्यापार है। और हमने कौन कौन से हथियार लिए हुए हैं यूएसए से? तो C-17, C-13 परिवहन विमान हो गया, चाहे वो अत्याधुनिक P-8I समुद्री टोही विमान हुआ, या फिर हार्पून हो गया, चिनूक हुआ, अपाचे हुआ। इस तरीके के हम डिफेंस से रिलेटेड रक्षा से संबंधित उपकरण और हथियार, हेलीकॉप्टर्स वगैरह क्या है, लेते रहते हैं टाइम टाइम पर अमेरिका से। तो अमेरिका का डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब चलते हैं अगले मुद्दे की तरफ। ये जो न्यूज़ है काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, बहुत टाइम से चल रही है। अभी फ़िलहाल CAA जो 2019 में बना था, उसको लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? एक रूल लेके आया। ठीक है, तो CAA से रिलेटेड एक रूल आया। कौन सा? 2024 का। जब ये रूल आया तो फिर से ये चर्चा होने लगी कि जो भी देश है
जिन 3 देशों को इसमें नागरिकता देने की बात की गई है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम बहुल देश हैं और सिर्फ हिंदू को या फिर नॉन मुस्लिम्स को यहाँ पर नागरिकता देने की बात करके जो हमारा भारत देश है कहीं ना कहीं एक तरीके से मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहा है। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ेस उठे टाइम पे। अभी ये मामला कोर्ट में भी गया है, कुछ टाइम के बाद इस पर जजमेंट आ जाएगा कि इसको कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल करार देती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर असंवैधानिक करार देती है, वो एक अलग मुद्दा है। फिलहाल अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि प्रीस्ट कैन गिव CAA एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। तो इसमें बात की गई है कि जो भी लोकल लेवल पे किसी मंदिर वगैरह हो गया या फिर जैसे आर्य समाज, कई इस न्यूज़ में ही दिया गया है कि कई लोग जो आए हुए हैं शरणार्थी जो आए हुए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान से, उन्होंने क्या किया है कि आसपास के लोकल मंदिरों से या फिर आर्य समाज वगैरह से अपना धर्म का सर्टिफिकेट लेने के लिए या अपना जो है ये प्रूफ करने के लिए कि वो हिंदू रिलीजन से आते हैं, उन्होंने आर्य समाज वगैरह को ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी मेंशन किया है कि उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ ना हो, इसके लिए क्या होगा कि वो लोकल लेवल पे भी किसी भी प्रीस्ट के द्वारा, किसी भी मंदिर में पुजारी वगैरह के द्वारा क्या कर सकते हैं, एक सर्टिफिकेशन ले सकते हैं जिसमें पुजारी ये मैंडेट करेगा, ये उसमें लिखेगा कि हाँ मेरे समझ में ये जो व्यक्ति है वो इस धर्म से, इस समुदाय से आता है। साथ के साथ में इसमें ये बोला गया है कि ये लोकल लेवल पे तो चलो किसी भी प्रीस्ट ने दे दिया, लेकिन इसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बिठाई जाएगी और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी जो है वो उसको फिर चेक करेगी कि क्या ये डॉक्यूमेंटेशन सही है या नहीं है। लेकिन इसमें एक कंसर्न ये भी आ रहा है, ये मुद्दा उठ के आ रहा है कि लोकल लेवल पे किसी से भी आप पैसे दे के या कैसे भी करके मतलब लिया जा सकता है सर्टिफिकेट, तो इतना आसान कर देना सर्टिफिकेशन कहाँ तक सही है और इसके मिसयूज़ होने के चांसेस हैं, तो एक ये कंसर्न है। तो ये पूरा जो छोटी सी न्यूज़ है, साथ के साथ इसमें एक हेल्पलाइन के बारे में भी दिया गया है कि 1032 एक हेल्पलाइन है जिस पर कॉल करके क्या कर सकते हैं, जितने भी शरणार्थी हैं वो अपने डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरी है उनकी उसको पूछ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा है, गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, जैसे इलेक्शन का टाइम आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा जनता को लुभाने के लिए ये सारे काम कर रही है, लेकिन इसमें एक सिक्योरिटी थ्रेट वाली चीज़ भी है कि किसी को भी, किसी भी प्रीस्ट को लोकल लेवल पर इस तरीके से परमिट कर देना कि वो किसी भी व्यक्ति को, हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे लोग हों जो कि इलीगल काम के लिए यहाँ पर आए हों और उनको इतनी आसानी से अगर सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो वो क्या होगा, लीगल नागरिक हमारे बन जाएंगे, लीगल सिटीज़न बन जाएंगे हमारे इंडिया के, तो फिर वो सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। तो ये थोड़ी सी छोटी सी न्यूज़ थी हमारे अवेयरनेस के लिए। अगला जो न्यूज़ है वो भी कुछ काम का नहीं है वैसे तो, लेकिन हाँ हमें जानने के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये इंडिया और USA के रिलेशन से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं जब मामला आता है दो देशों के बीच की संप्रभुता की तो फिर ये मामला आगे बढ़ता है, क्योंकि इंडिया और USA हमारे दोनों ही देश जो है वो विश्व की राजनीति में एक बड़ा रोल रख रहे हैं। आज की डेट में देखा जाए तो इंडिया को भी काफ़ी पहचान मिल रही है, इंडिया को भी काफ़ी सराहना मिल रही है और साथ के साथ USA पहले से ही विकसित देश से वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो अभी क्या हुआ है, इंडिया स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट्स टू US रिमार्क्स ऑन केजरीवाल अरेस्ट। अभी जो केजरीवाल जी अरेस्ट हुए हैं ED के द्वारा और उनको क्या है, हाई कोर्ट ने भी अभी इंटरिम बेल देने से मना कर दिया है। हमने अभी आगे PPT में शामिल किया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर US की जो एक प्रवक्ता है, अमेरिकी दूतावास की एक महिला है, उन्होंने एक कमेंट किया कि हम ये उम्मीद करते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है या जुडिशरी है वो पारदर्शिता के साथ इस पूरे मामले को देखेगी, और थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें उन्होंने केजरीवाल के अरेस्ट से रिलेटेड बोली हैं। तो इस पर जो है इंडिया के प्रवक्ता जो है उन्होंने उनको काउंटर किया है और साथ के साथ एक्सटर्नल मिनिस्टर वगैरह ने भी बोला है कि ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिया का संप्रभुता का, सॉवरेनिटी का मामला है। इस पर किसी भी देश को दूसरे देश की संप्रभुता के ऊपर ऐसे टिप्पणी करने की मनाही होनी चाहिए, ऐसा करना सही नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं अगर ये आगे बढ़ती हैं तो क्या हो सकता है, इंडिया और US के रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। फिलहाल केजरीवाल से रिलेटेड हम जो मुद्दा है वो यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक संवैधानिक मुद्दा बनता है, क्योंकि केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और उनका कहना है कि वो जेल से ही सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे और CM बने रहेंगे। लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, उन्होंने LG जो हैं, उन्होंने बोला है कि हम इसकी परमिशन नहीं देंगे। तो ये पूरा मुद्दा भी फिर और उठेगा कि क्या गवर्नर को ये राइट है कि वो CM को इस तरीके से कंटिन्यू करने से मना कर दें, या किसी CM को ये राइट है कि वो जेल के अंदर से ही अपना सरकार चला सके। अभी फ़िलहाल इसमें क्या बोला गया है देखिए, नो एंटरिम रिलीफ फॉर केजरीवाल, SC ग्रांट्स ED टाइम टू
रिस्पॉन्ड टू प्ली। देखिए अभी जो हाई कोर्ट में केजरीवाल जी ने एक मुद्दा डाला था, अपने प्ली डाला था, याचिका डाली थी और उन्होंने बोला था कि उनको इंटरिम बेल दे दी जाए क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन के टाइम पे ईडी के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जो एक समानता होती है कि हर व्यक्ति को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए ताकि वो चुनाव लड़ सके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस चीज़ का हनन हो रहा है, ऐसा केजरीवाल का कहना है। उनके वकील का कहना है कि इलेक्शन का टाइम है, केजरीवाल को पूरा मौका मिलना चाहिए था यहाँ पर अपना चुनाव प्रचार करने का, चाहे वो इलेक्शन में भागीदारी करते, और फिलहाल वो जेल में है। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, एक समान चीज़ जो है, समानता है, वो नहीं मिल पा रही है। इससे रिलेटेड मुद्दा है। साथ के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो बोला है इसके ऊपर भी देखा जाएगा। कुछ विशेषज्ञ, कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आम व्यक्ति जो होता है बिल्कुल उसी की तरह जो भी पार्लियामेंट में या जो सदस्य होते हैं उनको वैसे ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन सीएम के मामले में थोड़ा सा अलग हो जाता है। बहरहाल ये भी चीज़ है कि जेल के अंदर से जो भी फाइल वगैरह चेक करना और डॉक्यूमेंटेशन होना, चाहे मीटिंग करना कैबिनेट की, इस सब की परमिशन नहीं है। तो केजरीवाल जेल के अंदर से तो नहीं चला पाएंगे जहाँ तक है अपनी सरकार। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से रिलेटेड मुद्दा है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। साथ के साथ जो भी आर्टिकल्स होते हैं सीएम और गवर्नर से रिलेटेड वो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर रिपीटेशंस नहीं कर रही हूँ। अब चल रहे हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से देखा जाए तो। अभी इसमें क्या बोला गया है, नाउ बॉयज़ कैन लर्न मोहिनी अट्टम एट कलामंडलम। मोहिनी अट्टम एक डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है, काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है क्योंकि इसके एक डांसर हैं सत्यभामा जी, उन्होंने कुछ नस्ल भेदी टिप्पणियां की थी जिसकी वजह से ये पूरा डांस फॉर्म है वो न्यूज़ में आया। अभी फ़िलहाल क्या है कि कलामंडलम जो कि मोहिनी अट्टम परफॉर्म करने वाली एक यूनिवर्सिटी या फिर एकेडमी है, डिम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि ये सारी चीज़ें रेगुलेट करती है, उन्होंने क्या किया है, बॉयज़ को भी मोहिनी अट्टम में एंट्री देने की बात की है। अभी फ़िलहाल क्या होता है, मोहिनी अट्टम केवल और केवल महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला एक डांस फॉर्म है। तो हम उसको आगे भी देखेंगे कि मोहिनी अट्टम और साथ के साथ में एक और शास्त्रीय डांस है, क्लासिकल डांस है जो कि केरला में ही परफॉर्म होता है, कथकली, जो कि केवल पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो फिलहाल मोहिनी अट्टम जो कि अभी सिर्फ महिलाएं करती थी, अब उसमें बॉयज़ को भी एंट्री देने की बात की गई है, इसलिए ये जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया है। साथ के साथ में जो सत्यभामा जी हैं उन्होंने जो भी अपना नस्ल भेदी, नस्लवादी जो भी टिप्पणियाँ की थी वो किसके अगेंस्ट की थी, एक डांसर हैं RLV रामाकृष्णा। तो ये हैं RLV रामाकृष्णा, इनके ही खिलाफ एक तरीके से नस्ल भेदी जो है टिप्पणी की थी सत्यभामा जी ने। तो फिलहाल इन दोनों का अब इंटरनल मामला चल रहा है, एक दूसरे को केस इन्होंने किया है। ये हमारे लिए काम की नहीं है, लेकिन हमारे लिए काम की क्या चीज़ है, मोहिनी अट्टम। तो हम देख लेंगे, आपके प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं, आपने PYQ उठा के देखा होगा। तो 2019-20 आई थिंक उसमें पूछा गया था त्रिभंग मुद्रा के बारे में, जिसमें श्री कृष्ण जो ओडिशा में होता है मेनली और त्रिभंग मुद्रा होती है, तो उसमें ये पूछा गया था कि दाएँ की तरफ झुका जाता है या बाएँ तरफ झुका जाता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर, एक तो क्लासिकल डांस है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो हो सकता है आपसे इससे प्रश्न बन जाए, इसलिए मैंने कुछ फैक्ट्स इससे रिगार्डिंग शामिल किए हैं PPT में, जो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों की तरह मोहिनी अट्टम क्या है, एक तरीके की शास्त्रीय नृत्य की परंपरा है। इसमें क्या किया जाता है, कौन सी शैली का, तो डांस की जो लास्य शैली होती है, लास्य शैली जनरली प्रेम भाव वाली शैली होती है जिसमें प्रेम प्रसंग वगैरह को दिखाया जाता है। तो याद रखिएगा कि मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है, डांस क्लासिकल डांस फॉर्म है। साथ के साथ कौन सी शैली इसमें परफॉर्म की जाती है, तो नाट्य शास्त्र की, जो भरत मुनि जी की नाट्य शास्त्र थी उसमें लास्य शैली में मोहिनी अट्टम को परफॉर्म किया जाता है, यानी कि प्रेम भाव वाली शैली है। इसमें क्या होता है, नाजुक हरकतें होती हैं, अधिक स्त्रीण चेहरे के भाव होते हैं, मतलब कि इसको मेनली जो है महिलाएं परफॉर्म करती हैं, तो जो महिलाओं की तरह एक्सप्रेशंस और हाव भाव का इस डांस फॉर्म में बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसके बाद और चलेंगे तो चेहरे के हाव भाव, चाहे हाथ के हाव भाव पर अधिक जोर दिया जाता है। जो भी वुमेन सेंट्रिक के डांस फॉर्म है तो उसमें क्या होता है कि जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं और जो हैंड मूवमेंट्स वगैरह होते हैं उनके पर फोकस्ड, उन पर केंद्रित ये पूरा डांस फॉर्म होता है। इसमें केरल के अन्य नृत्यों की तरह क्या होता है, नांग्यार कुथु और तिराकल्ली से उधार ली गई कुछ विशेषताएं हैं। तो अगर आपको स्टेटमेंट बन जाए कि ये डांस फॉर्म किससे रिलेटेड है, तो नांग्यार कुथु और
वतीरा कल्ली, ये दो डांस फॉर्म कभी प्राचीन समय में थी। इन दोनों का मिक्स वर्जन एक तरीके से मोहिनी अट्टम में परफॉर्म किया जाता है। ध्यान रखिएगा, नांग्यार कुथु को और तिरुवतीरा कल्ली को। अब देखते हैं, यह पारंपरिक रूप से केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, मोहिनी अट्टम केवल और केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इसमें अभी जो नया रूल आने वाला है उसमें क्या है, बॉयज़ को भी, पुरुषों को भी एंट्री देने की बात की जा रही है। और जो केरला में एक और डांस फॉर्म है, शास्त्रीय नृत्य है कथकली, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो दोनों ही शास्त्रीय नृत्य, एक तो मोहिनी अट्टम, दूसरा कथकली, दोनों ही केरल से हैं। मोहिनी अट्टम महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और कथकली जो है वो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। आगे क्या है, मोहिनी अट्टम के शुरुआती संदर्भों में एक व्यवहार माला उपलब्ध है जो भारतीय न्याय शास्त्र पर 16वीं शताब्दी के ग्रंथ पर आधारित है। तो 16वीं शताब्दी में एक ग्रंथ थी व्यवहार माला, और इसमें जो है मोहिनी अट्टम के बारे में वर्णन किया गया है और उसके बारे में बताया गया है। इसको किसने लिखा था, तो इसको लिखा था मज मंगलम नारायणन नबूदीरी ने। तो याद रखिएगा, आपसे ये बिल्कुल स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हिस्ट्री खंगाली जाएगी या हिस्ट्री में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा थोड़ा सा बैक जा करके, तो इसी तरीके के प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न बनेंगे कि जो मोहिनी अट्टम है वो किस बुक में इसके बारे में रेफरेंस मिलता है, तो व्यवहार माला, और इसको किसने लिखा था, मज मंगलम नारायणन नंबूदुरी ने लिखा था। तो ध्यान रखिएगा, मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है। आगे है त्रावणकोर राजा स्वाति तिरुनल जो थे, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। तो स्वाति तिरुनल का नाम याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि ये किससे संबंधित है, तो मोहिनी अट्टम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने में स्वाति तिरुनल जी का बहुत बड़ा हाथ है। आगे जो न्यूज़ है, प्रख्यात मलयाली कवि वल्लथोल नारायण मेनन और नर्तक कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा ने क्या किया था, इसको बहुत ज़्यादा ही प्रसारित करने का काम किया। तो आपको ये जो 2-3 नाम है जो मैंने यहाँ पे बताए वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे स्टेटमेंट में ये सारे नाम दे सकते हैं और फिर आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। और जो ये कला मंडलम कल्याण कुट्टी जी हैं, कल्याण कुट्टी अम्मा, जिन्होंने डांस फॉर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, उन्हीं के नाम पर ही जो है कल्याण मंडलम पूरा जो डांस एकेडमी बना हुआ है। तो अपने आप में ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नाम है। तो ये जो पूरी कुछ न्यूज़ थी जिससे रिलेटेड हमको जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे, हमने उसको यहाँ पर डिस्कस किया। और आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो WTO के इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी नेगोशिएशन से रिलेटेड है। WTO की इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी नेगोशिएशन का फुल फॉर्म क्या है, IFD है ये, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी फॉर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए कुछ निवेश सुविधाएं देने के लिए WTO काम करता है। अभी ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि हाल ही में जो WTO की जो 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी वो हुई थी अबू धाबी में। तो जब ये मुद्दा हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब मैंने आपको एक चीज़ डिस्कस की थी, हार्डली 1 हफ्ते पहले या फिर 10 दिन पहले की बात है। तब इसी WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं या बौद्धिक संपदा से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आए थे। इसी में इस इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में भी बात की गई है और इसमें बोला गया है कि इसको शुरुआत कब की गई थी, IFD की सबसे पहले बात की गई थी 2017 में। तो याद रखिएगा, IFD को सबसे पहले लॉन्च किया गया था 2017 में, और तब से जब से ये आया है तभी से ये चर्चा में है। फिलहाल जो WTO है उसमें 166 जो देश हैं, 66 मेंबर्स में से लगभग 120 देशों ने इसको क्या किया, रिकॉग्नाइज कर लिया है। लेकिन 166 में से केवल 120 देशों ने ही रिकॉग्नाइज दिया है। अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं, अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 46 देश ऐसे जिन्होंने इसको क्या है, रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और ये क्या इशू है, IFD क्या है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से देखते हैं, क्योंकि ये आपके GS पेपर 3 से रिलेटेड आपके इकोनॉमी सेक्टर से मुद्दा जो है पूरा लिंक करता है। इंडिया ने क्या किया है, इसको मना किया है फिलहाल में कि इसको रिकॉग्नाइज करने से या इसको एक्सेप्ट करने से इंडिया ने मना किया है। तो इसको मना क्यों किया है इंडिया ने, इंडिया का कंसर्न ये है, पहली बात तो इंडिया 2 मुद्दे पर कंसर्न अपना रेस करती है। पहला तो ये कि इंडिया का कहना है कि क्या इन्वेस्टमेंट को ट्रेड के साथ में मर्ज करना चाहिए। WTO का काम है ट्रेड को रेगुलेट करना, और इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो पूरा मामला है वो WTO में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों को मर्ज करना सही नहीं है। मतलब कि इसमें एक सही रेगुलेशंस होने चाहिए, अच्छे नियम होने चाहिए, पूरा प्रोसेस होना चाहिए, तभी इसको क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। तो ये इंडिया का कंसर्न है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि एक सिंगापुर का
कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसी टॉपिक को रिलेटेड 2019 में सिंगापुर कॉन्फ्रेंस हुआ था 2015 में, और उसमें बात की गई थी कि जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, दोनों अलग अलग होना चाहिए। साथ के साथ उसमें ये भी बात की गई थी कि जब तक कोई भी संगठन के सभी देश किसी मुद्दे पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो चीज़ें लागू करनी है, सभी देशों की जब तक स्वीकृति नहीं होती तब तक उन चीज़ों को इम्पोज नहीं किया जा सकता। तो WTO में ये जो IFD वाला मामला है, इसमें 166 देश हैं और उनमें से केवल 120 ने ही इसको रिकॉग्नाइज़ किया है। मतलब अभी भी 46 देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि IFD लागू हो। तो ये भी मुद्दा है इंडिया का कि जब तक सभी देश नहीं मानते हैं इस चीज़ को शामिल करने के लिए, तब तक इसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अब ये पूरा मुद्दा क्या है IFD, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि IFD होता क्या है। IFD क्या है? मूल रूप से विकासशील और सबसे कम विकसित जो देश हैं वो WTO के सदस्य है। विकासशील और कम विकसित देश है और इनके द्वारा बनाया गया एक ग्रुप है जिसमें क्या होगा, विकास के लिए निवेश सुविधा दी जाएगी। मतलब ये जो देश है, विकसित देश हो चाहे वो विकासशील देश हो, कम विकसित देश या फिर विकासशील देशों में निवेश की सुविधा दी जाएगी, सो दैट क्या हो, उन देशों में डेवलपमेंट हो सके। अब ये तो अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका अपोज क्यों हो रहा है? अपोज इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जितने भी देश शामिल होंगे, फिर इन्वेस्टमेंट होगा, जो निवेश होगा उसको उन सभी देशों के द्वारा कहीं ना कहीं रेगुलेट किया जाएगा। और कहीं ना कहीं चाइना भी WTO का मेंबर है, तो इंडिया का कंसर्न ये रहता है कि अगर चाइना है तो वो क्या करेगा इंडिया के लिए, और इंडिया के इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए पूरी अपनी तिगड़म लगाएगा। तो यही कंसर्न है इंडिया का। वो नहीं चाहती कि वो इस तरीके के किसी ग्रुप में शामिल हो जिससे उसके देश में जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है, विदेशी निवेश है, वो प्रभावित हो। मैंने एक बार प्रीवियस क्लासेस में जब RCEP के बारे में डिस्कस किया था, RCEP 2019 में इंडिया इससे बाहर निकला। इसका क्या कंसर्न था? इसका भी यही कंसर्न था। RCEP में जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, और उसमें क्या होगा कि उन देशों से जो भी वस्तुएं आएंगी, जो भी आयात निर्यात होगा, उस पर एक तरीके से छूट दी जाती है एक्साइज ड्यूटी में और टैक्सेशन में। तो इंडिया का यहाँ पे कंसर्न क्या था कि अगर RCEP मेंबर्स देश क्या करते हैं, इंडिया में उनका सामान डंप करते हैं, तो उनका सामान क्या होगा, सस्ता हो जाएगा, और इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा कि इंडिया का जो घरेलू उद्योग है वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये पूरा जो मुद्दा था वो RCEP के रिलेटेड था, इसलिए इंडिया उससे 2019 में बाहर निकला। सेम ऐसा ही कुछ कंसर्न IFD को लेकर के भी है। इससे कहीं ना कहीं इंडिया को ये डर है कि इससे इंडिया में निवेश जो है वो प्रभावित होगा। तो ये कुछ आर्टिकल था, इसका हमारे लिए क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव्स है, इससे पूरा हमने इसको लिंक किया। आपके GS पेपर 3 में इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये थी पूरी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हाइलाइट्स, जो कि मैंने आपके एग्ज़ाम को यूज़फुल देखते हुए जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकता था उसको शामिल किया। अंत में हमारे जो नॉन सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं, 72% लोग ऐसे हैं जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, बट वो हमारा वीडियो रेगुलरली फॉलो करते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये था आज का पूरा सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है तो हमारे क्लासमेट गुरु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।